नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी अकेडमी में। और मैं पल्लवी गौड़ एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए पाठ के प्रश्नों के हल के साथ में। तो बच्चों, मैं आज की इस वीडियो में आपको कक्षा 8 की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका पाठ 7 भेड़ाघाट के प्रश्नों की बड़े ही सरल शब्दों में और बड़े ही सहज तरीके से उत्तर बताने वाली हूँ। तो आप मेरी इस वीडियो को अंत तक देखें और बड़े ध्यान से देखें, साथ में ही अपनी अभ्यास पुस्तिका को हाथ में रखें और मेरे बताए हुए उत्तरों को नोट करते जाएं और यहीं पर याद करते जाएं। तो मेरी वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। और बच्चों, शेयर अवश्य करें, क्योंकि जिससे आपकी तरह दूसरे बच्चे भी इस पाठ के प्रश्नों के हल से लाभान्वित हो सकें। तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों, पाठ 7 भेड़ाघाट। इस पाठ में लेखक ने नर्मदा नदी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो यहाँ पर हम इनके प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न, अर्थात ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर के लिए हमें ऑप्शंस मिलते हैं और उसमें से सही उत्तर हमको चुनना होता है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1। भेड़ाघाट में कौन सी नदी बहती है? आपके ऑप्शन हैं बेतवा, बी नर्मदा, सी चंबल और डी कैन। तो बच्चों, भेड़ाघाट में नर्मदा नदी बहती है। तो आपका सही उत्तर है बी नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 2। लोक मान्यता के अनुसार भेड़ाघाट में तपस्या करने वाले ऋषि कौन थे? ए भृगु, बी अत्रि, सी जमदग्नि और डी विश्वामित्र। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है ए भृगु। भेड़ाघाट पर तपस्या करने वाले ऋषि का नाम है भृगु ऋषि। प्रश्न क्रमांक 3। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ए ग्वारी घाट से, बी भेड़ाघाट से, सी अमरकंटक से और डी लोकेश्वर से। तो बच्चों, नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से हुआ है। तो इसका सही उत्तर है सी अमरकंटक। प्रश्न क्रमांक 4। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी का आशय होता है मात्रा, अर्थात बच्चों नीचे ये जो 4 विकल्प हैं उनमें से केवल एक ही सही शब्द लिखा है, बाकी में अशुद्धियाँ हैं। तो देखते हैं। ए नर्मदा, बी प्रपात, सी पर्वत, डी जबलपुर। तो बेटा, इसका सही उत्तर है बी प्रपात। बाकी तीनों विकल्प जो हैं उनमें वर्तनीगत अशुद्धियाँ हैं। प्रश्न क्रमांक 5। इन्होंने जन्म लेते ही भेड़ाघाट देखा है और भेड़ाघाट देखते देखते ही मिट जाएंगे। लेखक ने यह बात किसके बारे में कही है? ऑप्शन देखते हैं। ए मछलियों व मगरमच्छों के लिए, बी संगमरमर की चट्टानों के लिए, सी घास और घासपात के लिए, डी नर्मदा के घाटों के लिए। तो बच्चों, ये इसका सही उत्तर है सी घास और घासपात के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त होते हैं। अब हमारे सामने अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों से संबंधित। इसमें बच्चों प्रश्न दिए होते हैं, बीच में रिक्त स्थान होता है और उस स्थान पर हमें सही शब्द का चयन करके लिखना होता है। हमें जो ऑप्शन मिले हैं उनके लिए वो शब्द हैं नर्मदा, ताप्ती, 800, तपस्वी, सतपुड़ा, घर घर, 200 और अरावली। आइए देखते हैं किन प्रश्नों में कौन से ऑप्शन भरे जाएंगे। प्रश्न क्रमांक 6। नर्मदा नदी की लंबाई रिक्त स्थान मील है। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है 800। नर्मदा नदी की लंबाई 800 मील है। प्रश्न क्रमांक 7। मध्य प्रदेश की रिक्त स्थान नदी की परिक्रमा की जाती है। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की परिक्रमा की जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है नर्मदा। प्रश्न क्रमांक 8। तपस्या करने वाले को डैश कहते हैं। तो बच्चों, तपस्या करने वाले को तपस्वी कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में हम क्या लिखेंगे? तपस्वी। प्रश्न क्रमांक 9। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से रिक्त स्थान स्वर निकलता है। तो बच्चों, इसमें हम भरेंगे घर घर। चट्टानों के घर्षण से नदी की धार से घर घर स्वर निकलता है। प्रश्न क्रमांक 10। भेड़ाघाट में संगमरमर की चट्टानें पर्वत की हैं
किस पर्वत की हैं बच्चों? भेड़ाघाट में जो संगमरमर की चट्टानें हैं वो सतपुड़ा पर्वत की हैं। तो इस रिक्त स्थान में हम सतपुड़ा लिखेंगे। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर रिक्त स्थान प्रश्न भी समाप्त होते हैं। अब जो अगले प्रश्न की बारी है वो है अति लघुत्तरीय प्रश्न। जैसा कि प्रश्न से समझ में आ रहा है, अति लघुत्तरीय, बहुत छोटे उत्तर वाली प्रश्न। ठीक है बच्चों, तो आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। पाठ के अनुसार संस्कृत कोश में नींबू का उल्लेख करना कौन भूल गया था? तो बच्चों आपके पाठ में बताया है कि संस्कृत के लेखक जो सम्राट विक्रमादित्य के सभा में नवरत्नों में से एक थे, वे नींबू का उल्लेख करना भूल गए थे। प्रश्न क्रमांक 12। लेखक ने भेड़ाघाट की चट्टानों को तपस्वी क्यों कहा है? इसका उत्तर है बच्चों, भेड़ाघाट की चट्टानें चंद्रमा की चांदनी हो या सूर्य की तपन या वर्षा ऋतु अपनी निर्मलता पवित्रता बनाए रखती हैं, इसलिए उन्हें तपस्वी कहा है। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 13। दूध धारा क्या है? उत्तर है, जहाँ नर्मदा नदी संगमरमर की ऊंची चट्टानों से गिरती हुई दूध जैसी दिखाई देती है, उस प्रपात को दूध धारा कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 14। नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। और हमें शब्द मिले हैं 13 मील, भेड़ाघाट, दूर, से, जबलपुर, तो, ही, तो, है। तो इन शब्दों से जो वाक्य बनता है वो है बच्चों, भेड़ाघाट तो जबलपुर से मात्र 13 मील दूर ही तो है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 15 जो कि है लघुत्तरीय प्रश्न। इसके उत्तर थोड़े बड़े होते हैं लेकिन दीर्घोत्तरी से छोटे होते हैं। तो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15। हिमालय की बर्फीली चोटियों और नर्मदा में क्या अंतर है? उत्तर है बच्चों, हिमालय की बर्फीली चोटियों की धवलता पिघलती रहती है, किंतु नर्मदा नदी व उसके किनारे के संगमरमर की चट्टानों की पवित्रता व धवलता अमर है, वह कभी नहीं मिटती। प्रश्न क्रमांक 16। नर्मदा मानो यहाँ चांदी के कारागार की बंदनी है, इस पंक्ति का क्या आशय है? आइए बच्चों उत्तर देखते हैं। जब नर्मदा नदी संगमरमर की श्वेत चांदी सी चमकती चट्टानों से बहती हुई सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच बहती है, तो लगता है जैसे नर्मदा की धारा की चांदी को बंदी बना लिया है, जैसे नर्मदा धारा की चांदी को बंदी बना लिया है। प्रश्न क्रमांक 17। लेखक माखनलाल चतुर्वेदी का नर्मदा से ममत्व क्यों है? उत्तर देखते हैं। क्योंकि लेखक की शिक्षा और जीवन का बहुत बड़ा समय यथा युवा अवस्था संघर्ष सभी नर्मदा के किनारे ही हुए हैं, इसलिए उन्हें नर्मदा से ममत्व है। ठीक है बच्चों। प्रश्न क्रमांक 18। जा तो दूध धाला आए, यह बात किसने कही थी? इस वाक्य को मानक भाषा में लिखिए। तो बच्चों यह बात गांव के लड़के ने कही थी और इसका मानक भाषा का रूप होगा, यह तो दूध धारा है। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 18 समाप्त होता है। अब बारी है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की। ये लगभग 3 या 4 नंबर के उत्तर होते हैं और इनको बड़े में लिखा जाता है। तो आइए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 19। बड़ा छोटों को सिर पर लेकर ही बड़ा होता है, पंक्ति के आशय को स्पष्ट करते हुए लिखिए कि यह किस संदर्भ में लिखी गई है। उत्तर। इस पंक्ति का आशय है कि जैसे छोटे बच्चे बड़ों के सिर चढ़कर गोद में चढ़कर लाड़ प्यार से बड़े होते हैं, उसी प्रकार नर्मदा के किनारे संगमरमर की चट्टानों पर लगी घास भेड़ाघाट का कलंक नहीं है, उसकी विशालता की शोभा है। तो ये यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है। इस पाठ का अंतिम दीर्घोत्तरीय प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 20। भेड़ाघाट के अतिरिक्त मध्य प्रदेश के किसी एक धार्मिक व सांस्कृतिक स्थान के बारे में लिखिए। उत्तर। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में नर्मदा नदी के किनारे एक ऐतिहासिक व पौराणिक स्थल है जिसका नाम है महेश्वर। इसका प्राचीन नाम महिष्मती था, जिसे राजा माधानता ने बसाया था और इंदौर की महारानी अहिल्याबाई ने पुनर्स्थापना की।
यहाँ एक पवित्र शिव मंदिर है और स्थापित शिवलिंग महेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ एक विशाल किला, नर्मदा का प्रवाह लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसके अलावा यदि बच्चों आप किसी स्थान के बारे में जानते हैं तो आप उसका भी वर्णन यहाँ पर कर सकते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से मैंने आज आपको इस वीडियो में पार्ट 7 भेड़ाघाट के प्रश्नों की बड़ी ही सरल उत्तर सरल शब्दों के साथ में बताए हैं। मैं इसी प्रकार से अपनी अगली वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के प्रश्नों का हल देने वाली हूं। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को लगातार देखते रहें और पिछले पाठों के प्रश्नों के हल और व्याख्या के लिए आप मेरी पिछली वीडियो देखें। मेरी वीडियो पर लगातार बने रहें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ढेर सारे लाइक करें और शेयर अवश्य करें। आपके उज्जवल भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।